नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। हरियाणा चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में 20 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में 90 सीटों में से 20 सीटें भी नहीं जीत सकती। इसका खुलासा आज के इस एपिसोड में खुद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी करेंगे और बाकायदा वो बताएंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो रखा है, क्यों नरेंद्र मोदी और शाह दूरियां बना रहे हैं हरियाणा चुनाव से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी बीजेपी हरियाणा चुनाव हारने वाली है। बस हार का ठीकरा उन पर ना फूटे, क्या इसी के चलते वो दूरियां बना रहे हैं या हरियाणा बीजेपी ने उन्हें वाकई बॉयकॉट कर दिया? क्या हरियाणा चुनाव बीजेपी अगर हारेगी तो मोदी की कुर्सी दिल्ली में जा सकती है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं सीधा रुख करती हूं अशोक वानखेड़े जी का, क्योंकि वो आज के इस एपिसोड में बताएंगे कि आखिर कितने सीटों पर बीजेपी हरियाणा में सिमट सकती है, सत्ता गंवा सकती है। तो सीधा वानखेड़े जी का रुख करती हूं। स्वागत है सर आपका देश नीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है। पहले जिस तारीख का ऐलान किया गया, बाद में उसे बदल दिया गया। महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा के साथ नहीं किया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत पे हरियाणा चुनाव पर बुरी तरह का असर ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सर्वे रिपोर्ट की माने तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में हार रही है और कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। हरियाणा चुनाव छोड़कर वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह झारखंड जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हरियाणा नहीं जा रहे। क्या गुजरात लॉबी को हरियाणा ने बॉयकॉट कर दिया या वजह कुछ और है? कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटने वाली है वानखेड़े सर? देखिए, दो बातें तो तय है कि 2024 के चुनाव के बाद जो डेंट लगा है नरेंद्र मोदी जी के इमेज को या उनके ब्रांड को, ब्रांड तो वैसा ही कर्नाटक के चुनाव के बाद आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने खुद आर्टिकल लिखा था। वो ब्रांड लगातार डिटोरिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में 10 सीटें थी, लोकसभा की 5 रह गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ, यूपी में वो बहुत बुरी हालत हुई और भाजपा जो 370 की बात कर रही थी वो 270 छोड़िए 240 पे अटक गई। सरकार बैसाखियों पे चल रही है। अब आने वाला हर चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो साथी दल है एनडीए गठबंधन के, वो भी इस चुनाव को देख रहे हैं। क्योंकि यदि इस चुनाव में भी बुरी हालत हुई तो फिर हम किसके भरोसे, किसके साथ हम रहेंगे? देखिए, यू आर नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप। आप का कैरेक्टर, आप किसके साथ रहते हो, इससे जाना जाता है। यदि आप जिसके साथ है वो पॉपुलैरिटी रोज घट रही है और वो लगातार हार रहे हैं, तो फिर आपकी भी जीत की जो चांसेस है वो कम होते जाते हैं। तो फिर अक्सर जहाज डूबने लगता है तो सब लोग जहाज छोड़ के भाग जाते हैं। वो भगदड़ नहीं मचे, इसलिए बहुत प्रयास हो रहे हैं हरियाणा में। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने ही थे, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, तो उसके साथ 4 राज्यों के चुनाव थे। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही। उसके बाद अब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने रिपोर्ट भी एक लंबी चौड़ी सरकार को दे दी। सरकार ने एक कानून बनाने का सोचा, शीत सत्र में शायद वो आएगा, उसका क्या हश्र होगा ये बाद में जानते हैं। लेकिन जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो कम से कम इन 4 राज्यों की तो चुनाव इकट्ठा करवा लेते। जम्मू कश्मीर यदि मजबूरी था तो झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र साथ में हो सकते थे, और हरियाणा और महाराष्ट्र तो पिछले 3 चुनाव लगातार साथ में हो रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है कि सरकार को अपने ही बोले हुए शब्द वापस लेने पड़े, वही यू टर्न लेना पड़ा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मजबूरी थी। अब उसके साथ एक चुनाव करवाने थे तो उन्होंने हरियाणा सेफ बिट समझा, क्योंकि हरियाणा में कम से कम 10 में से 5 लोकसभा आए तो 50-50 चांस तो है।
पिछली सरकार हरियाणा की जो इनके थी वो बैसाखी वाली सरकार थी। चौटाला के एक धड़े ने समर्थन देकर इस सरकार को टिकाया हुआ था। इस सरकार के मंत्री, क्योंकि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद इन्होंने एक प्रयास किया कि मुख्यमंत्री हटा के दूसरे मुख्यमंत्री को लाए, सैनी साहब को लाए, ताकि एंटी इनकम्बेंसी कट जाए। वो नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस लगातार आंदोलित रही, लेकिन जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने भी नहीं किया। ये भी हम यहाँ रेखांकित करें। ये निगेटिव वोट है हरियाणा का। हरियाणा में हम लगातार टीम घूम रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही है ग्राउंड, लोग बीजेपी को नहीं चाहते। बीजेपी की छोड़ कौन? नया अल्टरनेटिव कांग्रेस है, क्योंकि जजपा जो थी वहां पे, जो चौटाला परिवार की पार्टी थी, वो 2 धड़ों में बांट गई है। तो अब ये 2 धड़े जब हो गए तो ये सत्ता में आना बहुत मुश्किल लगता है अपने बलबूते पे। फिर ये बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर सरकार वही होगी, क्योंकि चौटाला कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। यदि आना होता तो पिछली बार ही आते। तो चौटाला के पास एक वोट है जो स्प्लिट हुआ है और उनकी हाल बुरी है, क्योंकि लोकसभा में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। वहां दलित वोट भी बहुत ज्यादा है। दलित और जाट वोट इकट्ठा हो गया तो 44-45% तक वोट शिफ्ट होता है। जाट वोट ये मान के चलिए, क्योंकि जाटों की बहुत नाराजगी है, खासकर किसान कम्युनिटी आती है। 2 जो ओलंपियन लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ व्यभिचार के साथ जो पुलिस ने उनका दमन किया, यहां तक कि एक लड़की ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक पहुंच गई और उसके साथ हादसा हुआ। ये सारी बातें लोग भूलेंगे, इसलिए लोग वहां पे बीजेपी के खिलाफ है। पूरा जाट दलित कम्युनिटी कई दिनों से बीजेपी को छोड़ चुकी है। अब इन्होंने क्योंकि चुनाव में बीजेपी के साथ एक खासियत है, उसको आप अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बीजेपी आखिरी बॉल तक लड़ती रहती है। मतलब आखिरी बॉल है और आपको 10 रन चाहिए, फिर भी वो छक्का मारने का प्रयास करेगा ताकि कम से कम 4 रन की हार हो जाए। बीजेपी विकेट छोड़ती है। तो बीजेपी ने बहुत भरकस प्रयास कर रही है। बीजेपी वहां दलित वोट स्प्लिट करने के लिए चौटाला के एक धड़े के साथ मायावती को जोड़ दिया, एक धड़े के साथ चंद्रशेखर को जोड़ दिया। लेकिन चंद्रशेखर का ये यूपी के बाहर पहला चुनाव है, वो कितना वहां गैदर कर सकते हैं? वो अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यूपी में भी बाकी सीटों पे कुछ नहीं कर पाए। और मायावती जी तो बीजेपी की घोषित बी टीम हो गई है। ये अब इतने लोग बोल चुके और इतनी ऑब्वियस है कि अब इसके बाद लोग सोचते हैं कि मायावती मतलब बीजेपी, तो वो वोट भी नहीं। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, क्योंकि ये जो नई पार्लियामेंट, उन्होंने वही वो एक्सपेरिमेंट किया जो गुजरात में किया। उन्होंने कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया। गुजरात एक कर चुके थे, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक अपना वजूद है। वहां आनंदीबेन पटेल, CR पाटिल, ये भी एक गुट है। लेकिन इन्होंने कभी भी मोदी जी के आगे, मोदी जी को डैमेज होगा ऐसा कोई काम नहीं किया। तो वहां गुटबाजी तो है गुजरात में, लेकिन जब मोदी जी का नाम आता है तो सब एक हो जाते हैं। यही हुआ कि पूरी कैबिनेट बदलने के बाद भी वहां सरकार बनी और अच्छे नंबर से बनी। और उसके बाद फिर अमित शाह हाशिए पे चले गए। आनंदीबेन पटेल और CR पाटिल ने पूरी सरकार का कब्जा कर लिया और वहां अभी जो झगड़े चल रहे हैं वो चल ही रहे। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं। हरियाणा में सैनी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन उनका वजूद नहीं। वो इतने रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है कि उनको यही पता नहीं था। और आप इमेजिन करिए अदिति जी, कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और लोगों ने कहा कि आज शाम को इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को बुलाया है, इसके मायने क्या हरियाणा में चुनाव घोषित होंगे? तो वो मीडिया पे गुस्सा हो गए। उन्हें कहा मैं मुख्यमंत्री हूं भाई, मुझे बगैर पूछे थोड़ी ना इलेक्शन होंगे। और शाम को इलेक्शन अनाउंस हो गए। उन्हें पूछा आप कहां से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विधानसभा सीट से लड़ रहा हूं। और उनको पता ही नहीं वो विधानसभा किसी को अलॉट करवा दी बीजेपी ने और उनको कोई और जगह शिफ्ट कर दिया। ये उस आदमी का स्ट्रेचर है। जो लोग हैं बीज जैसे, जो कई सालों से मतलब बीज की हम यहाँ पे स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी। और देखिए, 2 बातें होती है आदित्य, पार्टी क्या कहती है, पार्टी की विचारधारा से हम सहमत है नहीं सहमत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे एक बात अलग है। लेकिन पार्टी में यदि कोई कर्मठ कार्यकर्ता है तो अपने पार्टी के लिए वो कितना समर्पित है उसको रेखांकित करना, उसको महिमा मंडित करना नहीं। विप साहब हो सकता है कि बड़बोले हैं, विप साहब ने कई बार हार्डकोर संघ की लाइन लेकर बीजेपी के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी।
लेकिन विद साहब एक डेडिकेटेड संघ से निकले हुए और बीजेपी को डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, उन्हें घर बिठाया गया। वहां पे मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। वहां राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई इस बार हमारा गुड़गांव के साइड को चांस मिलना चाहिए। वहां अमित शाह बोलते कि नहीं, सैनी जी के ही नेतृत्व में अगला सरकार बनेगी। ये अगली सरकार बनेगी कि दूसरी बात है कि बीजेपी का जो गढ़ है, जहां बीजेपी आंख मूंद के चुनाव जीतती थी, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है। जो कांग्रेस का गढ़ है तो वहां तो कांग्रेस प्लस में ही, लेकिन बीजेपी का जो अपने एश्योर्ड सीट्स थी वहां अब प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन 90 सीटों में से यदि कांग्रेस यूनाइटेड लड़ी, कांग्रेस इकट्ठा लड़ी, कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई करी, तो इस 90 सीटों में से 70 सीट कांग्रेस ले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो भरकस प्रयास करेंगे बीजेपी को मदद करें। जब आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो, तो वह मुख्यमंत्री का दावेदार, देखिए कभी भी हुड्डा जी ने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी नहीं कहा। शैलजा ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, कभी नहीं कहा। लेकिन सुरजेवाला ने स्टेटमेंट दे दिया, मैं, हुड्डा और शैलजा तीनों हम रेस में हैं, आला कमान तय करेंगे। क्यों भाई, तुम रेस में कहां से हो गए? तुम अपना डिपॉजिट पिछली बार जब्त हो गया। तुम मतलब डिपॉजिट क्या, पिछली बार बुरी तरह से हारे विधानसभा। आप राज्यसभा पे हो, लोकसभा लड़ने की औकात नहीं। आप परंपरा, आपके पिता नेता, फिर आप नेता, फिर आपके बेटे को आपने टिकट दिया। आपके बेटे को जितवाना यह आपके लिए बड़ा टास्क है। एक सीट आप जितवा के लाओगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होगे। आपने क्या किया? मीडिया डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के मीडिया का भट्ठा बिठा दिया। आप कर्नाटक गए, कर्नाटक के लोगों ने हाय तौबा मच गई कि भाई साहब इनको जरा वापस बुलवाओ, इनके प्रकोप से पार्टी परेशान है। व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूं, मैं कर्नाटक में घूमा, मुझे कई जगह ये कहा लोगों ने, मतलब कुछ तो ऐसी बातें हैं आदित्य जी, खास महिलाओं को लेके, कि एक सभ्य चैनल पे अपन बोल नहीं सकते। और यदि किसी कांग्रेस के आला कमान को चाहिए तो मैं उन लोगों को सामने खड़ा कर सकता। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, 29 की 29 सीटें चली। लेकिन ये आदमी कांग्रेस की क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आता। इसका एक पैर बीजेपी, क्योंकि उसकी सारी करतूतें बीजेपी को मदद करने वाली है। आज का ये वक्तव्य कि हम तीनों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री बनेगा, क्यों तीनों में क्या पैर लगे? क्या चौथा नहीं बन सकता कोई? क्या तीनों ने जागीर समझ के रखी है? क्या हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला ने समझ लिया कि हरियाणा हमारे बाप का है? कांग्रेस आला कमान के सामने इन्होंने चॉइस रखी, जैसे ये कौन बनेगा करोड़पति की जगह अमिताभ बच्चन की जगह बैठे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चॉइस इज यूअर्स। ए हुड्डा, बी शैलजा, सी सुरजेवाला, बताइए। और राहुल गांधी बेचारे यहां पे बैठ के बताने वाले हैं कि कौन बनेगा। ये कार्यकर्ताओं में झगड़े लगाने वाली बात है। जब जीत सुनिश्चित है तो ऐसे वक्तव्य देके आप पार्टी की किरकिरी करते हैं। आप लूज बॉल दिया बीजेपी को खेलने के लिए। बीजेपी अब कहेगी कि इनमें तो कुछ एका नहीं है, तीनों बोल रहे कि हम कोई भी बन सकता है। देखो इनको ये तो तय नहीं है क्या है आगे पार्टी क्या करेगी और ये क्या भविष्य करेगी। वहां तो कम से कम सैनी के बारे में बोला है हाईकमान। तो ऐसे कई चीजें। अब शैलजा जी के बारे में किसी दो लड़के ने बोल दिया कुछ, अब शब्द कहे, उसके तुरंत बाद हुड्डा जी ने कहा कि शैलजा हमारी बहन है और उनके बारे में अपशब्द कहने वालों को पार्टी में जगह नहीं। फिर हमने पूछा जब पार्टी में जगह नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर वीडियो से वो लोग ट्रैक किए गए, पता पड़ा वो पार्टी के मेंबर भी नहीं है। जो आदमी पार्टी का मेंबर भी नहीं है उस पर क्या एक्शन लेगी पार्टी? लेकिन शैलजा जी को भवन में बैठी है दिल्ली में, वो प्रचार के लिए नहीं जा रही है। तो ये चीजें हैं जो मेरा आकलन है कि 90 में से 70 सीटें बीजेपी को कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन शैलजा जी का बर्ताव और सुरजेवाले जैसे बीजेपी के मददगार, ये लोग बीजेपी कांग्रेस को 50 पे ले आएंगे।
और ये लेकिन भी अगर कांग्रेस 50 50 पे पे। भी लेकर आते हैं तो भी तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। मतलब आप ये आकलन कर रहे हैं कि देखिए, बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के लिए झटका तो होगा, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री ने ये भी बात भी कही थी, सरकार कांग्रेस बना ले, वो तोड़ के हम बना लेगी हमारी सरकार। जी, यदि 50 पे कांग्रेस बनती है तो मात्र 5 की मेजोरिटी है आपके पास, फिर तोड़फोड़ शुरू होगा। फिर तोड़फोड़ शुरू होगी, लोगों के इस्तीफे होंगे। इस्तीफे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, 22 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, सरकार माइनॉरिटी में आ गई, बीजेपी ऑटोमेटिक मेजोरिटी में आ गई, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ नीचे होती है। यदि 10 लोगों ने इस्तीफा दिया तो 40 पे स्ट्रेंथ होगी, 80 पे 41 पे सरकार बनेगी, और 50 में से 10 चले गए तो 40 रहेगी बीजेपी के पास, तो वैसे ही कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस माइनॉरिटी में आ गई। तो ये सारे खेल होंगे, ये खेल की रणनीति कौन तय कर रहा है, या सुरजेवाला कर रहे हैं? तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस थाली भरी हुई थाली को ढोलना जानती है। मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास पूरी तरीके से मौका है चुनाव जीतने का। बीजेपी तो वैसे भी हार रही 100%। है, मैं लेकिन कह रहा वो हूं अपने कि 80 परफॉर्मेंस के सीटें, जरिए तय करेगी कांग्रेस कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल कांग्रेस को यदि यूनाइटेड करा, यदि ये सुरजेवाला जैसे टाइप लोगों के मुंह बंद कर दिए गए, तो लोग बगैर मांगे वोट देने को तैयार है। लेकिन आप वोट दादागिरी से मांगोगे तो लोग आपको फिर जूते मारेंगे। सवाल ये है। जी सर, सवाल ये भी था जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि ये मोदी जी और शाह जो है वो दूरियां क्यों बना रहे, खास करके नरेंद्र मोदी, क्या उनको अब बॉयकॉट मैंने किया जा रहा है तो मेरा हरियाणा? एक्चुअली सवाल की शुरुआत ही थी, इनको बाइकआउट नहीं किया जा रहा है, इनको डर है कि यदि बुरी तरह से हार हुई, जैसा मैं कह रहा हूं 80 सीटें कांग्रेस ले गई, तो ये हार का ठिकरा भी मोदी और शाह पे ही फूटना है। जैसा यूपी की हार का ठिकरा इन्होंने बहुत प्रयास किया योगी आदित्यनाथ पे फोड़ने का। योगी जी ने कहा ना, टिकट आप तय करोगे, सारी चीजें आप तय करोगे, और हार मैं तय करूंगा, ये कैसा हो सकता है? तो नए नए लोगों को आपने टिकट दिए एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे, और यदि हार जाए, और जो पहली एक कुरुक्षेत्र में सभा हुई मोदी जी की, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, 5,000 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, 3,000 तो चेयर लगी थी, वो भर गई, 1-2 हजार लोग खड़े थे। मैंने जो सुना वहां पे पत्रकारों से, हेमंत अत्री हमारे मित्र है, उन्होंने जो मुझे किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा वहां जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे उनके कैमरे बंद कर दिए गए, उनको बोला गया कि सारा फुटेज हम आपको दे देंगे, हमारे वेबसाइट से आप उठा लेना, लेकिन ये रैली ऐसा कवर मत करना। इतना पूरा परफॉर्मेंस था, पुअर परफॉर्मेंस था। उस रैली में खट्टर साहब तक को बुलाया नहीं गया था, जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने करीब करीब 7-8 साल चीफ मिनिस्टरशिप भोगी है वहां पे। तो जब उनको आप नहीं बुलाओगे, वीज को नहीं बुलाओगे, इन तमाम लोगों को आप करोगे, बाइकआउट करोगे, तो एक सेनी जो न्यू आइडेंटिटी है, जो अब तक इन लोगों के भरोसे राजनीति कर रहे थे, वो अपना दम कितना मारेंगे? तो 5,000 से ज्यादा रैली नहीं हो पाई। जब इतनी रैली फ्लॉप हुई, तो फ्लॉप रैली को रिपोर्टिंग करवा के क्या बीजेपी को सिंगल डिजिट पे लाना है? क्योंकि चाहे कहीं का भी चुनाव हो, चाहे छोटा सा छोटा राज्य गोवा का चुनाव ही हम ले ले, नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पे दौरा करते हैं, लेकिन हरियाणा से वो उस देखिए, पर्टिकुलर जो कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली हुआ उसके बाद से मोदी जी गायब थे। देवेंद्र फडणवीस एंड गैंग ने ऐसा ही एक रोजी पिक्चर मोदी जी को दिखा दिया था, इस लोकसभा में 40 सीटें हम जीतने वाले हैं, और मोदी जी ने बेचारे ने, मतलब मुझे दया आती है मोदी जी पे, एक प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 48 सीटें आती है, वहां पे 17 रैली किया उन्होंने। जीवन में पहली बार महाराष्ट्र में किसी प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो किया, और वो रोड शो भी गुजराती डोमिनेटेड एरिया से किया गया ताकि वहां भीड़ इकट्ठा हो। भीड़ आ गई, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए तो पता पड़ा कि जहां रोड शो हुआ वहां 28,000 से उस क्षेत्र में बीजेपी हारी। प्रधानमंत्री ने 17 जगह रैलीज की, उसमें से 14 जगह बीजेपी हारी। 3 जगह जो जीती है उसमें पुणे, कल्याण और सातारा। पुणे बीजेपी का गढ़ था, वो तो जीतना था, चलो प्रधानमंत्री जी ने जितवाया, मान। कल्याण एकनाथ शिंदे का बेटा लड़ रहा था, श्रीकांत शिंदे, पिता मुख्यमंत्री, उसने पूरी ताकत झोंक दी। पैसे का बेहिसाब, इतना महंगा चुनाव कभी कल्याण में नहीं हुआ, ठाणे और कल्याण में। वो सीट
आ गई जहां मोदी जी गए थे। और तीसरी सीट सातारा, सातारा में तो बहुत ही हास्यास्पद बात हुई। सातारा में जो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार की थी, वो सीट 32,000 से हारी। बीजेपी वहां जीती, इसलिए जीती कि इनका सिंबल एक तुतारी था, और एक पिपाणी जो है अनदर विंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू तुतारी, वो एक इंडिपेंडेंट को दिया गया। उसने 38,000 वोट लिए, जिसको 100 वोट नहीं मिलने थे। वो 38,000 वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे। सिंबल गलत आइडेंटिटी में चला गया। एक जगह पिपानी ने 1,00,000 वोट लिए। लोगों को लगा ये शरद पवार का सिंबल है क्या? तो शरद पवार जी ने उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई ये सिमिलर सिंबल देना बंद करो, और कम से कम विधानसभा में ये पिपानी आउट करो महाराष्ट्र से। तो वैसा देखा जाए तो इनकी सीट एक आती है, 17 रैली, एक सीट पुणे, रोड शो फ्लॉप। तो ऐसे में उनको भी तो देखना है ना। यदि कल किसी ने मुझे बोला अशोक जी आपका एक व्याख्यान रखना है और पूरे हरियाणा के पत्रकार आ रहे हैं, और मैं जाके देखूं वहां पे सिर्फ 4 लोग बैठे हैं सामने, तो बेइज्जती मेरी भी है ना। हमें भी कई लोग व्याख्यान के लिए बुलाते तो हम पूछते कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लोगों को बुला भी पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन सर उसके साथ साथ मोदी जी का नाम तक लोग नहीं ले रहे हैं। दिग्गज पोस्टर्स में मोदी जी कई जगह, पोस्टर्स में कई जगह बेरोजगारी पर बात हो रही है, लेकिन मोदी मैंने क्या कहा, मोदी जब मैजिक रहा ही नहीं तो क्या होगा। मोदी जी का नाम, भाई देखिए मोदी जी ने लोकसभा में क्या कहा, मोदी की गारंटी, लोगों ने नकार दी, नहीं चाहिए आपकी गारंटी। फ्लॉप होने वाली गारंटी किस काम की? मोदी की गारंटी पे तो 370 आने थे, 240 पे क्यों अटक गई? वो तो 180 पे ही अटकी है बेसिकली, मेरे को पूछो तो। 79 सीट, 79 सीट ऐसी है जहां जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। वो लोचा अभी तक समझ में नहीं आया। उसमें से 60 सीट बीजेपी को मिली। तो मैं समझता हूं कि ये मशीनों की कृपा है 60 सीटें। तो 240 में से 60 निकालो तो 180 आती है। तो मोदी की गारंटी इस देश में सिर्फ 180 सीटों पे चली, 552 में से, और ये बुरी हार है। ये मोदी जी भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही विश्लेषित कर रहे हो नहीं कर रहे, वो सब जानते हैं। बोलेगा कौन? तो जब गारंटी नहीं चल रही है तो भैया क्यों नाम उछालो? कल हार गया तो लोग कहेंगे कि अरे मोदी जी नहीं, हम गए नहीं तो जीत जाते। ये कहने के लिए तो है। वानखेड़े सर, आपको ये लगता है कि वाकई हरियाणा में बीजेपी को 20 से 25 सीटें के भी लाले पड़े हुए हैं? बिल्कुल, वर्तमान में तो स्थिति यह है। सुरजेवाला जैसे लोग और कितना स्टेटमेंट देके कांग्रेस को खत्म करेंगे ये तो भगवान जाने। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर आने के लिए।